एक गांव में एक बहुत ही रईस आदमी प्रताप राय अपने बेटे अशोक के साथ रहा करता था। अशोक को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। एक दिन वह कहीं जा रहा होता है कि तभी उससे एक सब्जी वाला टकरा जाता है। तो अशोक को बहुत गुस्सा आता है। क्यों बे बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा। अशोक को धक्का मारा तूने। फिर बेचारा सब्जी वाला कहता है, माफ़ करना छोटे मालिक, वो गलती से धक्का लग गया, वो मेरा ध्यान नहीं था, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अशोक तो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, शायद तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रास्ते के बीच में आने की। तुझे अब इसका प्रसाद तो मिलेगा ही। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। फिर अशोक गुस्से में उसकी सारी सब्जी गिरा देता है। फिर वह सब्जी वाला अशोक से कहता है, ये आपने क्या कर दिया छोटे मालिक? मैं तो अभी अभी सब्जी लेकर निकला था। मेरी तो अभी कोई सब्जी बिकी भी नहीं थी। मेरा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब ये सारी सब्जी कितनी गंदी हो गई हैं, इस पे मट्टी भी लग गई है। अब भला इस सब्जी को कौन खरीदेगा? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर अशोक कहता है, ये तो तुझे मुझे धक्का मारने से पहले सोचना चाहिए था। और अब ये रोना धोना बंद कर। मुझे तेरे जैसे ये गरीब लोगों से सख्त नफ़रत है। तुम जैसे गरीबों की शक्ल को भी देख के मेरा खून खौल उठता है। तुम जैसे लोग तो धरती पर बोझ हो। पता नहीं तुम जैसे लोग जन्म ही क्यों लेते हो। गरीबी में जीते हो और गरीबी में ही मर जाते हो। तुम्हारा जीना भी क्या जीना है। लानत है तुम जैसे गरीबों पर। और तुम ऐसी सड़ी हुई सब्जियों के लिए रो रहे हो। ऐसी सड़ी हुई सब्जी तो मेरे घर के नौकर भी ना खाएं। चल, ये सब अब तू यहाँ से उठा और निकल यहाँ से। ये सब दूर से प्रताप राय देख रहा होता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ पर आकर गुस्से से अशोक को डांटते हुए कहता है, अशोक, ये सब क्या हो रहा है? और ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? जल्दी से अशोक तुम इनसे माफ़ी मांगो। फिर अशोक बोलता है, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अशोक, और वो भी सब्जी वाले से माफ़ी मांगेगा? इसकी इतनी औकात नहीं कि मैं इससे माफ़ी मांगूं। आपको पता भी है कि इसने क्या करा था मेरे साथ। लेकिन प्रताप राय उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, मैंने सब सुन लिया है अशोक, मुझे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी उम्र का लिहाज करो। अशोक, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। वह तो बूढ़े हैं। अगर उनसे गलती से धक्का लग गया होगा तो इसमें इतनी गुस्से होने की क्या बात थी कि तुमने उनकी सारी सब्जियां ही खराब कर दी। सब सब्जियां नीचे डला दी। और गलती करने के बाद भी तुम उनसे ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हो। अशोक, अभी की अभी तुम माफ़ी मांगोगे इनसे। लेकिन तभी सब्जी वाला कहता है, नहीं मालिक, इनकी कोई गलती नहीं थी और मुझे कोई माफ़ी इनसे नहीं चाहिए।
मेरा ही धक्का लग गया था। अब कृपया करके इन्हें मत सुनाइए। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि गलती किसकी है या नहीं। अशोक, तुम माफ़ी मांगते हो या नहीं? लेकिन अशोक कहता है, नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस भिखारी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अशोक वहाँ से गुस्से से चला जाता है। प्रताप राय को ये सब देख बहुत दुख होता है। वह सब्जी वाले को पैसे दे देता है और फिर उससे कहता है, ये पैसे रखो और इन पैसों से नई और ताज़ा सब्जी ले आओ, और मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया करके आप मुझे माफ़ करें। मेरे बेटे अशोक को आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर बेचारा सब्जी वाला कहता है, नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कृपया करके माफ़ी ना मांगे। छोटे मालिक को तो पूरा गांव जानता है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वे किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई जो मैं उन्हें गलती से देख नहीं पाया और उनसे मैं टकरा गया। प्रताप राय अशोक को लेकर बहुत चिंता में पड़ जाता है। मुझे लगता है अब अशोक हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है। ना ही अब उसे बड़े और बूढ़े का लिहाज है और ना ही उसे समय की कदर है। लेट से सुबह उठना और दोस्तों के साथ सुबह जाना और दिन भर यहाँ वहाँ घूमना, आवारागर्दी करते हुए फिरना, बस यही सब आता है उस पे। शायद इसमें मेरी ही गलती है। शायद मेरे ही लाड प्यार की वजह से अशोक इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। लेकिन अब मुझे सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं। लेकिन अगर अशोक का ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो अपने आप को बर्बाद कर देगा और मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई इतनी सारी संपत्ति वह संभाल नहीं पाएगा। अब तो मुझे अशोक की भविष्य की बहुत चिंता होने लगी है। इसलिए मुझे अब उसे दुनिया की समझ लानी ही होगी, और यह तब तक संभव नहीं है तब तक कि वह मेहनत करके कुछ कमा नहीं लेता। अब मैं उसे मेहनत करना सिखाऊंगा, उसे सही रास्ते पर ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा, क्योंकि जब वह मेहनत करेगा और कुछ पैसे कमाएगा तब उसे एहसास होगा कि एक एक पाई की कीमत क्या होती है। ये इतनी सारी संपत्ति कितनी मेहनत से बनाई गई है, उसके बाद उसे समझ आएगी। फिर प्रताप राय अशोक के पास जाता है और अशोक से कहता है, अशोक, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुमने उस सब्जी वाले से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? और तो और तुमने उस सब्जी वाले की सारी सब्जियां नीचे गिरा के ख़राब कर दी, और ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। और मुझे मुनीम जी से पता भी चला है अभी अभी। तुमने तिजोरी से बिना मुझसे पूछे पैसे निकाल लिए। तुमने एक बार भी मुझसे पूछना उचित नहीं समझा। अशोक कहता है, पिताजी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपके सारे पैसे मेरे ही तो हैं। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खर्च करूँगा।
क्योंकि तुम्हारे पैसे मेरे ही तो हैं, उन पैसों पर मेरा ही तो अधिकार है। और मैं कुछ ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाता हूँ, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही उड़ाता हूँ। ये पैसे मैंने आवारागर्दी करके नहीं कमाए हैं, मेहनत करके कमाए हैं। तुम्हारी मेहनत की उसमें फूटी कौड़ी तक नहीं है। तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम लगता है, इसलिए गांव के लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुमसे डरते हैं, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। फिर अशोक कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता? आपको बहुत ही बड़ी गलतफहमी है पिताजी। मैं पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पैसे कमाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पास इतनी धन दौलत है तो आखिर मैं पैसे क्यों कमाऊँ? फिर अशोक बोलता है, यही वजह है कि तुम्हें पैसों की कीमत नहीं। देर रात को तुम घर आते हो, आधी रात को सोते हो और सुबह देर से उठते हो। तुम्हें समय की भी कीमत नहीं। याद रखना अशोक, जो समय की कदर नहीं करता तो समय भी उसकी कदर नहीं करता। अगर तुम खुद पैसा कमाना चाहते हो तो कमा कर दिखाओ। मेरे नाम पर गांव के लोगों पर हुकूमत चलाना ये बंद करो। फिर अशोक कहता है, ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आपको पैसे कमा कर दिखाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे ये आपकी धन दौलत, मैं खुद ही पैसे कमाकर खा लूँगा। और हाँ, आज के बाद तो मैं इस घर में भी नहीं रहूँगा, क्योंकि आपकी धन दौलत पर मेरा अधिकार नहीं है तो इस घर पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं इस घर में एक पल भी अब नहीं रह सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर, और इस घर में मैं तभी लौटूंगा तब मैं पैसे कमा लूँगा। उस दिन अगर आपकी बोलती बंद ना हुई तो मेरा भी नाम अशोक नहीं। अशोक फिर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। प्रताप राय उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर अशोक मैं तुझे यही बात प्यार से समझाता तो तू नहीं समझता, लेकिन गुस्से से ही सही। लेकिन अब इसे समझ में आएगा कि समय की कीमत क्या होती है, पैसों की कदर क्या होती है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। एक बार उसे ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो मेरा अशोक भी बिल्कुल सुधर जाएगा, और जैसा मैं चाहता हूँ अशोक बिल्कुल वैसा हो जाएगा। इसके लिए अब मुझे इसे जाने देना होगा। मैं अब इसे नहीं रोक सकता। मेरे लाड प्यार की वजह से ये बहुत बिगड़ गया था, लेकिन अब नहीं, मैं अब इसे और नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे इसके लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। प्रताप राय अपने मुनीम से कहकर पूरे गांव में यह बात फैला देता है कि अशोक की कोई भी मदद नहीं करे, कोई भी उसे उधारी ना दे। अशोक एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, मैंने घर तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं अब कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा। मुझे तो अभी से तेज भूख लग रही है। क्या करूं? लेकिन मैं घर पे वापस नहीं जा सकता, क्योंकि पिताजी ने मेरा आज बहुत अपमान किया है। मैं अब उन्हें दिखाकर रहूँगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, फिलहाल एक मदद मांग कर देखता हूँ, क्योंकि सारे गांव वाले तो मुझे जानते ही हैं। कोई ना कोई तो मेरी मदद ज़रूर कर देगा। अशोक यही सोचकर एक दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है, सुन वे ओ बनिए, ज़रा इधर तो आना। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा। चल जल्दी कर दे, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बनिया कहता है, लेकिन तुम मेरे पैसे लौटाओगे कब? इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरी उधारी के पैसे लौटा दोगे? अगर तुमने नहीं लौटाए तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें उधार कुछ भी सामान नहीं दे सकता हूँ। अगर पैसे लाए हो तो ले जाओ, बिना पैसे के मैं तुम्हें नमक भी ना दूँ। फिर अशोक गुस्से में कहता है, वे बनिए, तेरी इतनी हिम्मत, शायद तू जानता नहीं कि मैं किसका बेटा बोल रहा हूँ। तू मेरे से ऐसी बातें कर रहा है, तेरी औकात क्या है मेरे आगे? तू तो अपने आप को भाग्यशाली समझ कि मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ। इतना अमीर बाप का बेटा तेरे से पैसे मांग रहा है, नहीं तो तुझ जैसे को तो मैं पैरों के नीचे रखता हूँ। तेरी तो कोई मेरे आगे औकात भी नहीं है, फिर भी मैं तुम जैसों से उधारी मांग रहा हूँ। चल अब देरी मत कर, जल्दी से कुछ सामान दे दे। अब मुझे घूर के तू देख क्या रहा है? जल्दी से कर। और मैंने कहा ना कि तुझे पैसे ज़रूर मिलेंगे। फिर बनिया कहता है, अगर ऐसे अकड़ से मांगोगे तो तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। सारा गांव जानता है कि तुझे तेरे घर से निकाल दिया गया है। अब तेरी कोई औकात नहीं है। तू तो अब भिखारी हो चुका है। देख, मेरे पे तो दुकान है, मेरे पे पैसे हैं, मेरे पे घर है, लेकिन तेरे जेब में तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी। और बोल रहा है, बड़ा आया उधारी मांगने वाला, भिखारी कहीं का। चल निकल यहाँ से अब। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते चुपचाप यहाँ से निकल जा। अशोक को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा पी जाता है और कुछ ना कहकर वहाँ से चुपचाप चला आता है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। फिर ऐसे तो मेरी पूरे गांव में कोई मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। हमेशा गांव वालों का अपमान किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, दूसरे गांव चला जाता हूँ, वहीं से ही मेरा कुछ अब इंतज़ाम हो पाएगा। अशोक निकल पड़ता है। चलते चलते वह थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अशोक उनकी बातें सुनता है और फिर कहने लगता है, अरे भाई, तुम जानते हो, राजा ने पूरे गांव में ऐलान किया है कि जो कोई उनके 3 सवालों के जवाब देगा, राजा उसको आधी अपनी ज़मीन देने वाले हैं। हाँ भाई, मुझे भी ये सुनने में आया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वह 3 सवालों के बदले में पूरी ज़मीन अपनी क्यों देने वाले हैं। आखिर उन सवालों में ऐसा क्या हो सकता है? तुम तो भाई जानते हो, उनके ना ही कोई संतान है और ना ही कोई पत्नी है, दोनों ही गुजर चुके हैं। राजा अब अकेला ही तो है,
और कुछ सवाल हैं जो राजा को दिन रात सोने नहीं देते हैं, चैन नहीं लगने देते। वे उन्हीं सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इन सवालों के ऊपर इतना बड़ा ऐलान किया है। मुझे तो लगता है जो भी राजा के 3 सवालों के जवाब को दे देगा, राजा उसको पूरी ज़मीन जायदाद नाम कर देगा और उसे वह गोद ले ले, क्योंकि वह इंसान बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा जो उनके सवालों के जवाब दे पाएगा। लेकिन आखिर वे सवाल कैसे हो सकते हैं, ये तो किसी को नहीं पता है, बस राजा को पता है ये।